अगर मैं आपसे कहूं कि किसी सुपरमार्केट से भारी छूट पर 50 टॉयलेट पेपर के रोल एक साथ खरीद लेना, हम्म। मतलब शेयर बाजार में पैसे लगाने से कहीं बेहतर निवेश है, तो क्या कोई इस बात पर आसानी से विश्वास करेगा? मुझे तो लगता है ज्यादातर लोग इसे एक मजाक ही समझेंगे। मतलब जब हम निवेश शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में क्या आता है? वॉल स्ट्रीट, वो जटिल वाले ग्राफ, बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस। बिल्कुल। टॉयलेट पेपर तो कहीं से दिमाग में नहीं आता। हाँ, लेकिन इस टॉयलेट पेपर वाले उदाहरण के पीछे ना एक बहुत ही ठोस और अचूक गणित है, जिस पर हम आज गहराई से बात करने वाले हैं। सही कहा। और आज की हमारी इस विशेष विस्तृत चर्चा का उद्देश्य भी यही है, इन भ्रमों को तोड़ना। हम आज एक बेहद दिलचस्प और लगभग 40 साल पुरानी क्लासिक किताब को खंगाल रहे हैं। एंड्रू टूबियास्की, द ओनली इन्वेस्टमेंट गाइड यू विल एवर नीड। हाँ, वही। और मजे की बात यह है कि ये किताब कोई रातों रात अमीर बनने का जादुई फॉर्मूला नहीं बेचती। बिल्कुल नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यवहारिक मार्गदर्शक है जिसे मतलब जो लोग द बोगल हेड्स गाइड या ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट जैसी किताबें पसंद करते हैं ना, वो इसे बहुत चाव से पढ़ते हैं। और आज का हमारा लक्ष्य यही है कि हम जटिल वित्तीय शब्दों और उन बोरिंग चार्ट्स के जाल में उलझे बिना धन निर्माण के सबसे काम के और चौंकाने वाले तथ्यों को बाहर निकालें, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में असल में काम आते हैं। बिल्कुल। मतलब बिना सूचनाओं के बोझ तले दबे एक स्मार्ट निवेशक कैसी बना जाए, ये उसका एक शॉर्टकट है। और देखिए, इस किताब की सबसे खास बात ही यही है कि ये हमारी सबसे बुनियादी गलत फहमियों पर सीधा वार करती है। जैसे कि वो जल्दी अमीर बनने वाला भ्रम। हाँ, सबसे पहला भ्रम यही है कि कोई एक किताब, कोई एक खुफिया टिप या कोई छुपा हुआ सिस्टम किसी को अचानक से अमीर बना सकता है। मतलब अगर ऐसा कोई जादुई सिस्टम सच में होता तो वो इंसान उसे बेच क्यों रहा होता? नारियल पानी पी रहा होता ना, अरबपति बन गया होता। ये बात एकदम सटीक है, पर फिर भी लोग हमेशा उसे एक सुनहरे अवसर की तलाश में रहते हैं। स्रोत में वो मैक्सिकन सेविंग्स बैंक का जो उदाहरण है, वो इसका एक डरावना प्रमाण है। हाँ, वो वाकया तो बहुत कुछ सिखाता है। वहाँ हुआ ये था कि लोगों को बहुत ऊंचे ब्याज दर का लालच दिया गया था और लोग फंस भी गए। बिल्कुल फंसे। लोगों ने देखा कि मेक्सिको के बैंकों में जमा करने पर उन्हें अपने देश की तुलना में कहीं ज्यादा ब्याज मिल रहा है, तो बस बिना जोखिम समझे अपना पैसा वहां लगा दिया। लेकिन वो ये भूल गए कि पैसा मैक्सिकन पेसो में जमा हो रहा था, है ना? हाँ, और फिर अचानक पेसो का भारी अवमूल्यन हो गया। मतलब मुद्रा की कीमत ही इतनी ज्यादा गिर गई कि वो जो ऊंचा ब्याज था ना, वो भी उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सका। बाप रे। रातों रात उन सारे निवेशकों की जीवन भर की बचत मिट्टी में मिल गई। मतलब जिस जमीन पर वो अपना महल बना रहे थे, असल में वही जमीन खिसक गई। एकदम सही। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि हम अक्सर ये मान लेते हैं कि निवेश में सफलता किसी बहुत गहरी जानकारी या विशेष इनसाइडर ज्ञान का नतीजा है। हम सोचते हैं कि वॉल स्ट्रीट के सूट पहने पेशेवरों के पास कोई जादुई दूरबीन है जिससे वो भविष्य देख लेते हैं। जबकि स्रोत साफ साफ बताता है कि शेयर बाजार में स्टॉक चुनना अक्सर पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। लगता तो है, लेकिन किताब के शब्दों में कहूँ तो एक बिना ट्रेनिंग वाला व्यक्ति या कह लें एक डार्ट फेंकने वाला बंदर भी स्टॉक चुनने में पेशेवरों के बराबर प्रदर्शन कर सकता है। एक डार्ट फेंकने वाला बंदर? यार, ये तो पेशेवर निवेशकों के अहंकार पर बहुत तगड़ी चोट है ना? जरा सोचिए, कोई इंसान सालों तक फाइनेंस की पढ़ाई कर रहा है, दिन रात बाजार का विश्लेषण कर रहा है, और अंत में उसका प्रदर्शन एक बंदर द्वारा फेंके गए डार्ट जितना ही निकल रहा है। और देखिए, ये सिर्फ एक व्यंग नहीं है, इसके पीछे ठोस आंकड़े और असली घटनाएं हैं। वो दाढ़ी वाली महिलाओं यानी बियर्ड्सटाउन लेडीज वाला उदाहरण ही ले लीजिए। अरे हाँ, ये कहानी तो बहुत मशहूर नहीं थी। ये कुछ बुजुर्ग महिलाओं का एक निवेश समूह था ना? हाँ, जिन्हें उनकी असाधारण सफलता और बाजार को मात देने के लिए पूरे देश में सराहा गया था। उन पर किताबें तक लिखी गईं। तो क्या उन्होंने सच में कोई जादुई फॉर्मूला खोज लिया था, या फिर वो सब बस एक बड़ा झूठ था? देखिए, उन्होंने जानबूझकर कोई बड़ा झूठ नहीं बोला था। वो महज गणित की एक बहुत बुनियादी भूल थी। अच्छा, कैसी भूल? जब बाहरी ऑडिटर्स ने उनके रिटर्न की बारीकी से जांच की ना, तो पता चला कि वे अपने निवेश के मुनाफे की गणना ही गलत तरीके से कर रही थीं। मतलब कैलकुलेशन में ही गड़बड़ थी। हाँ, वे महिलाएं हर महीने क्लब में निवेश के लिए जो नया पैसा जमा करती थीं, अपनी ही बचत में से, वे उस नए पैसे को भी निवेश से होने वाले मुनाफे में गिन रही थीं। अरे बाप रे। तो जाहिर है, अगर कोई हर महीने अपने खाते में नए पैसे डालता रहे और उसे अपने निवेश का रिटर्न मान ले, तो उसका प्रदर्शन तो बाजार की किसी भी दिग्गज से बेहतर ही दिखेगा ना? ये तो सच में चौंकाने वाला है। मतलब
जिन लोगों को पूरे देश में वित्तीय गुरु माना जा रहा था, वे असल में एक साधारण सी कैलकुलेशन में गलती कर रही थी। बिल्कुल। और ये धोखेबाजी सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं है, विज्ञापनों में भी तो रोज यही सब बेचा जा रहा है। हाँ, विशेष रूप से 50 से अधिक उम्र वालों के लिए जो जीवन बीमा के विज्ञापन आते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी खड़े होकर एक सुरक्षित भविष्य के वादे करते हैं। वहाँ किसी पर भरोसा न करें का नियम बहुत सख्ती से लागू होता है। वो पॉलिसीज देखने में तो बहुत ही आकर्षक लगती हैं। लेकिन उनके नियम और शर्तें छिपे हुए खतरों से भरी होती हैं। विज्ञापन में आपसे कहा जाएगा कि आपको कोई मेडिकल जांच नहीं करवानी पड़ेगी। हाँ, और कहते हैं कि आपको कभी मना नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके पीछे का असल खेल क्या है? पीरियड भी होता है। कवरेज शुरू होने से पहले अक्सर 2 साल की देरी होती है। तो इसका मतलब है कि अगर पॉलिसी लेने के पहले 2 सालों के भीतर किसी गंभीर बीमारी से मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को बीमा की वो बड़ी रकम नहीं मिलती। उन्हें सिर्फ वे प्रीमियम वापस मिलते हैं जो उन्होंने जमा किए थे। सारा का सारा जोखिम पॉलिसी धारक पर ही डाल दिया जाता है। बीमा कंपनियां ऐसे सैकड़ों कानूनी कारण गिना सकती हैं जिनसे लाभार्थी को पैसे न देने पड़े। एकदम सही। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक कदम पीछे हटकर देखते हैं। अगर निवेश के ये सारे तथाकथित सुरक्षित या विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए रास्ते इतने ही भ्रामक हैं, अगर शेयर चुनना सच में किसी डांट फेंकने वाली बंदर का काम है, तो क्या निवेश करना घुड़दौड़ के मैदान में घोड़ों पर दाव लगाने जैसा नहीं हो गया? मतलब किताब के 5वें अध्याय में भी तो घुड़दौड़ का जिक्र है। एक आम इंसान के नजरिए से देखा जाए तो शेयर बाजार में पैसे लगाने और जुए में क्या फर्क रह गया? ये तो सीधे तौर पे जुआ ही लगता है। देखिए, ये सवाल तो मन में आना बहुत लाजमी है। ये एक विचारणीय तुलना है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक अंतर है। वो क्या? जुआ तब होता है जब कोई रातों रात अमीर बनने की कोशिश करता है बिना किसी ठोस आधार के, और एक ऐसे सिस्टम में जहां गणित हमेशा कैसीनो या सट्टेबाज के ही पक्ष में होता है। कसीनो हमेशा जीतता है। बिल्कुल। शेयर बाजार जुआ तब बन जाता है जब उसमें बिना किसी रणनीति के, सिर्फ किसी के दी हुई हॉट टिप या रातों रात पैसा दुगना करने की उम्मीद पर दाव लगाया जाए। अच्छा, लेकिन अगर हम बाहरी दावों, विज्ञापनों और जल्दी अमीर बनो वाली योजनाओं पर भरोसा नहीं कर सकते, तो हमें उस चीज पर ध्यान देना चाहिए जो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। और वो बाजार तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो हमारी अपनी बचत की आदतें हैं। यानी बात फिर से एकदम बेसिक्स पर आ जाती है। बचाया गया 1 पैसा कमाए गए 2 पैसों के बराबर है। बिल्कुल। ये कहावत तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आज के इस इतने जटिल आर्थिक दौर में ये सच में काम करती है? ये सिर्फ एक पुरानी कहावत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और अचूक गणितीय सत्य है, खासकर जब हम करों यानी टैक्स की बात करते हैं। टैक्स? कैसे? लोग अक्सर अपने टैक्स ब्रैकेट को समझने में बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे मार्जिनल टैक्स रेट के महत्व को मतलब एकदम ही इग्नोर कर देते हैं। मार्जिनल टैक्स रेट मतलब अगर किसी व्यक्ति की सैलरी बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा तो सीधा सरकार के पास टैक्स के रूप में चला जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब यह है कि कुछ 100 रुपए बचाना असल में उतने ही रुपए कमाने से ज्यादा कीमती है? इसे थोड़े स्पष्ट गणित के साथ समझते हैं। ठीक है, इसे एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उच्च टैक्स ब्रैकेट में है, जैसे कि 30% वाले स्लैब में। ठीक है। अब अगर वो व्यक्ति बाजार से 100 रुपए का कोई सामान खरीदना चाहता है, तो उसे सिर्फ 100 रुपए नहीं कमाने होंगे। तो कितने कमाने होंगे? उसे कम से कम 143 रुपए कमाने होंगे, ताकि उस पर 30% टैक्स कटने के बाद उसके हाथ में खर्च करने लायक 100 रुपए बचे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अलग नजरिया है ना? अब जरा इसके दूसरे पहलू को देखिए। अगर वही व्यक्ति अपने किसी खर्च को कम करके 100 रुपए बचा लेता है, तो उस बचाए गए 100 रुपए पर उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो पैसा तो पहले से टैक्स कटने के बाद उसके पास है। एकदम सही। उच्च टैक्स ब्रैकेट में पैसे बचाना अतिरिक्त आय कमाने से कहीं अधिक फायदेमंद है। $1 बचाना सच में $2 कमाने जैसा हो सकता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत में रोजमर्रा के कुछ बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण भी दिए गए हैं। हाँ, जैसे कार किराए पर लेते समय खुद ईंधन भरने का विकल्प चुनना, या फिर तकनीक का उपयोग करके सस्ते सफर की योजना बनाना, और हफ्ते में कुछ दिन कम मांस खाना भी। ये सब सुनने में बहुत छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। और यहीं पर मैं शुरुआत वाले उस चौंकाने वाले उदाहरण पे वापस आना चाहूंगा। वो टॉयलेट पेपर वाला? हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी सुपरमार्केट से थोक में 50 टॉयलेट पेपर के रोल 20% की छूट पर खरीदता है, तो क्या वो शेयर बाजार में निवेश करने की तुलना में सच में बेहतर रिटर्न या ROI पा रहा है?
तकनीकी रूप से देखा जाए तो 100% हाँ, और ये कोई किताबी मजाक नहीं है। कैसे? बड़ी बात, वो रिटर्न पूरी तरह से टैक्स फ्री है। एकदम सही पकड़े हैं। शेयर बाजार में रातों रात 20% का निश्चित रिटर्न पाना लगभग असंभव है, और अगर किस्मत से मिल भी जाए ना तो उस मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। जबकि टॉयलेट पेपर पर मिला 20% का डिस्काउंट बिना किसी जोखिम और बिना किसी टैक्स के सीधा आपकी जेब में आता है। बिल्कुल। तो थोक में खरीदारी करना और ऊर्जा बचाना, जैसे घर में अच्छा इंसुलेशन लगाना या ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना, ये सब असल में मुद्रास्फीति या महंगाई को मात देने के बहुत ही ठोस तरीके हैं। हाँ, और बचत के इस गणित में सबसे महत्वपूर्ण बात जो किताब बहुत जोर देकर कहती है वो है उच्च ब्याज वाले कर्ज को चुकाना। ये तो बहुत जरूरी है। कई लोग एक तरफ तो अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखकर 2 या 3% का रिटर्न कमा रहे होते हैं, और दूसरी तरफ उसी समय अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पर 18% का भारी भरकम ब्याज दे रहे होते हैं। ये तो वित्तीय रूप से एकदम विनाशकारी है ना? ये तो ऐसा है जैसे किसी बाल्टी में बड़ा सा छेद हो और हम उसमें ऊपर से चम्मच से पानी भर रहे हो। उस कर्ज को चुकाना ही अपने आप में एक गारंटी शुदा 18% का टैक्स फ्री रिटर्न है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब हम खर्च ना करने की इस छुपी हुई शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे तरीकों से पैसे बचाते हैं और हमारी बचत इकट्ठी होने लगती है, तो अगला स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि उस पैसे को सुरक्षित कैसे रखा जाए, और यही हमें निवेश में डरपोक होने के विज्ञान की ओर ले जाता है, जिसे स्रोत चिकन हार्टेड दृष्टिकोण कहते हैं। हाँ। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर या व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो निवेश में जोखिम और सुरक्षा का एक बहुत नाजुक संतुलन होता है। कोई भी निवेश शुरू करने से पहले ना एक ठोस वित्तीय योजना का होना बेहद जरूरी है। और इसका सबसे पहला कदम क्या है? सबसे पहला कदम है अपनी नेटवर्थ की गणना करना। यानी आपके पास कुल कितनी संपत्ति है, जैसे घर, बचत, निवेश, और आप पर कुल कितना कर्ज है, इन दोनों के बीच का अंतर। हाँ, और इसके बाद अपनी आय और व्यय का एक यथार्थवादी अनुमान लगाना, मतलब असल में कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। और जब यह योजना बन जाए तब बात आती है पैसे को अलग अलग जगह बांटने की। बिल्कुल। यहाँ ऋण यानी डेट और इक्विटी के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। ऋण जैसे कि बॉन्ड्स एक तरह के निश्चित आय वाले विकल्प है जहां पैसा सुरक्षित रहता है और तय ब्याज मिलता है। और इक्विटी? इक्विटी का मतलब है शेयर बाजार में कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदना, जहां वृद्धि की संभावना ज्यादा है लेकिन जोखिम भी बहुत अधिक है। और किताब का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा नियम यह है कि किसी भी जोखिम भरे निवेश में उतरने से पहले पर्याप्त तरल बचत यानी लिक्विड सेविंग्स होनी चाहिए। हाँ, लिक्विड सेविंग्स का मतलब है वो पैसा जो मुसीबत के समय बिना किसी पेनल्टी के तुरंत नकद रूप में निकाला जा सके। जैसे कि कोई इमरजेंसी फंड। बिल्कुल। विशेषज्ञ मनी मार्केट फंड, ट्रेजरी बिल और लंबी अवधि के लिए सुरक्षित विकल्पों जैसे ट्रेजरी नोट्स और म्युनिसिपल बॉन्ड पर चर्चा करते हैं। ये एक बहुत ही डरपोक रणनीति लग सकती है, लेकिन ये किसी भी व्यक्ति के वित्त के लिए एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाती है, एक मजबूत दीवार की तरह। और हाँ, उन जटिल म्यूचुअल फंड से हमेशा बचना चाहिए जो ऊंचे वादे तो करते हैं लेकिन अपने असली जोखिम और भारी भरकम फीस को बारीक अक्षरों में छुपा देते हैं। एकदम सही। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मैं यहाँ इस डरपोक दृष्टिकोण का थोड़ा विरोध करना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से डरपोक बना रहता है, मान लीजिए वो अपनी सारी जिंदगी की कमाई सिर्फ एक सुरक्षित सेविंग अकाउंट या ट्रेजरी बिल में ही रखता है, तो क्या वो लंबे समय में महंगाई की वजह से अपना पैसा खो नहीं रहा है? मान लीजिए महंगाई दर हर साल 5% है और सुरक्षित निवेश से केवल 3% ब्याज मिल रहा है, तो उस पैसे की खरीदने की क्षमता तो लगातार घट रही है ना? क्या हमेशा पूरी तरह से सुरक्षित रहना ही लंबे समय में सबसे बड़ा जोखिम नहीं बन जाता? देखिए, आपका ये तर्क 100% सही है और स्रोत भी इस बात से इनकार नहीं करता। डरपोक होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई हमेशा के लिए गुफा में छिप जाए। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका असली मतलब है एक अभेद्य वित्तीय आधार बनाना। ये एक बंकर की तरह है। अच्छा। जब किसी के पास एक मजबूत आधार होता है, जब उस पर कोई ऊंचे ब्याज वाला कर्ज नहीं होता और एक बड़ा आपातकालीन फंड तैयार होता है, तब वो असल में जोखिम उठाने के लिए मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। यानी पहले अपनी रक्षा करो, अपनी नींव मजबूत करो और फिर बाहर निकलकर आगे बढ़ो। ठीक यही बात है। एक बार वो मजबूत आधार बन जाए ना, तो लंबी अवधि की वृद्धि के लिए, जैसे रिटायरमेंट या भविष्य की बड़ी जरूरतों के लिए
इक्विटी या शेयरों की ओर बढ़ना ही पड़ता है। क्योंकि वही महंगाई को मात दे सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस जोखिम को भी स्मार्ट तरीके से लेना चाहिए, जो हमें अगले और अंतिम विषय की ओर ले जाता है। जो कि है एक ऐसा विषय जो उबाऊ लग सकता है, लेकिन लंबी अवधि में सबसे ज्यादा दौलत बचाता और बनाता है, टैक्स शील्ड। यानी कानूनी रूप से करों से पैसे कैसे बचाएं। ये एक ऐसा विषय है जिससे लोग अक्सर भागते हैं, क्योंकि ये बहुत जटिल और नीरस लगता है। ये नीरस लग सकता है, लेकिन अगर इसके बुनियादी सिद्धांतों को समझ लिया जाए ना, तो ये किसी भी निवेशक के तरकश का सबसे शक्तिशाली तीर है। स्रोत में कर बचत रणनीतियों का बहुत गहन विश्लेषण किया गया है। हाँ, उदाहरण के लिए बच्चों के नाम पर निवेश खाता खोलना। नियमों के अनुसार बच्चों के नाम पर एक निश्चित सीमा तक, जैसे $2100 तक की कमाई पूरी तरह से टैक्स फ्री हो सकती है। क्योंकि बच्चों की आय आमतौर पर टैक्स ब्रैकेट में नहीं आती। बिल्कुल। ये तो सीधे सीधे बचावा पैसा है। शिक्षा के लिए भी तो कुछ विशेष योजनाएं बताई गई हैं, जैसे कवरडेल ESA और 529 प्लान। हाँ, ये अमेरिकी टैक्स कोड से जुड़े शब्द लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे का मुख्य सिद्धांत क्या है? इनके पीछे का मूल सिद्धांत ये है कि सरकारें चाहती हैं कि नागरिक अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करें, इसलिए वे एक प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव देती हैं। कैसा इंसेंटिव? सिद्धांत ये है कि अगर पैसा इन विशेष खातों में डाला जाता है और बाद में उस पैसे और उस पर हुए मुनाफे का इस्तेमाल केवल शिक्षा के लिए किया जाता है, तो उस पूरे मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगता। ये कर मुक्त वृद्धि का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और रिटायरमेंट के बारे में क्या? रिटायरमेंट के लिए मुख्य रूप से 3 बड़े विकल्प समझाए गए हैं: 401k, पारंपरिक IRA और रॉथ IRA। भले ही ये नाम विशिष्ट लगें, लेकिन इनके बीच का जो वैचारिक अंतर है वो समझना हर निवेशक के लिए बहुत जरूरी है। एकदम सही। 401k या पारंपरिक खातों का सिद्धांत है टैक्स डेफर्ड, यानी आप आज जो पैसा कमाते हैं और इन खातों में डालते हैं, उस पर आज कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन जब आप बुढ़ापे में वो पैसा निकालते हैं तब उस पर टैक्स देना पड़ता है। हाँ, और रॉथ IRA इसका बिल्कुल उल्टा है ना? एकदम सही पकड़े हैं। रॉथ IRA का सिद्धांत है टैक्स फ्री वृद्धि। इसमें आप आज के उन पैसों का निवेश करते हैं जिन पर आप पहले ही टैक्स चुका चुके हैं। तो इसमें फायदा क्या है? जादू तब होता है जब ये पैसा सालों तक बढ़ता है। रिटायरमेंट के समय जब आप वो मूल रकम और उस पर मिला सारा भारी भरकम मुनाफा निकालते हैं, तो वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। अरे वाह, उस मुनाफे पर एक पैसे का भी टैक्स नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। जो लोग आज कम टैक्स ब्रैकेट में हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में उनका पैसा बहुत बढ़ेगा, उनके लिए ये व्यवस्था एक वरदान है। इसके अलावा स्रोत, व्यापार स्वामित्व, प्राथमिक घर की इक्विटी और दान जैसे मूल्यवान शेयरों को सीधे दान करना ताकि कैपिटल गेन टैक्स से बचा जा सके के माध्यम से टैक्स लाभ प्राप्त करने की भी बात करता है। बिल्कुल। ये सभी तरीके सिस्टम के भीतर रहकर कानूनी रूप से अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के तरीके हैं। यहाँ मैं स्रोत के एक खास बिंदु पर रुकना चाहूंगा, जिसने मुझे पढ़ते समय सच में हैरान कर दिया था। कौन सा बिंदु? स्टॉक समझ में आते हैं, रियल एस्टेट समझ में आता है, बॉन्ड्स भी समझ आ गए, लेकिन स्रोत में लकड़ियों यानी टिम्बर में निवेश का जिक्र है। हाँ, टिम्बर। कोई सामान्य व्यक्ति लकड़ियों में निवेश क्यों करेगा? ये तो 19वीं सदी का कोई कारोबार लगता है। ये सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन लकड़ियों में निवेश करना वित्तीय दुनिया के सबसे अच्छे छिपे हुए रहस्यों में से एक है। इसकी कार्यप्रणाली को समझिए जरा। कैसे काम करता है ये? पेड़ प्राकृतिक रूप से लगातार बढ़ते रहते हैं, चाहे अर्थव्यवस्था अच्छी हो या बुरी, शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे, पेड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे हर साल मोटे और लंबे होते जाते हैं। बात तो सही है, लेकिन अगर बाजार में लकड़ियों के दाम गिर जाएं तो? यही तो इसका सबसे बड़ा फायदा है। अगर बाजार में मंदी है और लकड़ियों के दाम कम है, तो आपको उन्हें काटने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप बस इंतजार कर सकते हैं। और उस इंतजार के दौरान पेड़ और बड़े उतरेंगे। बिल्कुल, पेड़ों की मात्रा बढ़ती रहेगी। ये लंबी अवधि के विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मुद्रास्फीति के खिलाफ एक अभेद्य ढाल यानी इन्फ्लेशन हेज का काम करता है। एकदम सही। जब महंगाई बढ़ती है तो बिल्डिंग बनाने वाली लकड़ियों की कीमत भी बढ़ती है। ये एक बोरिंग यानी उबाऊ संपत्ति है, लेकिन यही बोरिंग संपत्तियां पीढ़ियों तक चलने वाली दौलत बनाती हैं। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार ये है कि सफल निवेश के लिए किसी जटिल और जादुई फॉर्मूले की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। न ही किसी को हर दिन शेयर बाजार के उतार चढ़ाव देखने की जरूरत है, और न ही डांट फेंकने वाले बंदरों से मुकाबला करने की। सफल धन निर्माण के लिए सिर्फ सामान्य ज्ञान चाहिए।
टीवी विज्ञापनों और सेलिब्रिटी के वादों के प्रति एक स्वस्थ संदेह यानी स्केप्टिसिज्म होना चाहिए। और वो छोटी छोटी आदतें, थोक में टॉयलेट पेपर खरीदने और घर की ऊर्जा बचाने जैसी रोजमर्रा की आदतें डालनी चाहिए। हाँ, सबसे पहले अपना कर्ज खत्म करके एक सुरक्षित आधार बनाना चाहिए और फिर अपने करों को स्मार्ट तरीके से प्रबंधित करना चाहिए। ये जानकर बहुत राहत मिलती है कि अमीर बनने के लिए वॉल स्ट्रीट का कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है। हमें बस बुनियादी बातों को सही तरीके से लागू करना है और उन चीजों को नियंत्रित करना है जो हमारे हाथ